नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल संक्षिप्त में जानकारियां आपको देंगे उनके बारे में जो पेपरों के लिए आवश्यक है। तो 1896 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन उनका जन्म माना जाता है। ठीक है, कि बसंत पंचमी के दिन 1896 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। साथियों, ये 1896 है, देवनागरी अंकों में ये लिखा गया है जहाँ पर। ठीक है, और एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर माखनलाल शर्मा। चतुर्वेदी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि एक कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात नहीं कर रहा हूँ, शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये विद्वान हैं, एक आलोचक हैं। इनके अनुसार ये क्या कहते हैं निराला जी के बारे में कि इनकी माता रविवार को सूर्य का व्रत रखती थी। निराला भी रविवार को उत्पन्न हुए थे, अतः इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। साथियों, आपको बता दूं कि 3 साल की उम्र में ही इनकी माता जी का निधन हो गया था और इनकी माता का नाम मुझे नहीं मिला है। कृपया आप मुझे सुझाइए, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर, यदि आपको पता है उनकी माता जी का क्या नाम है। ठीक है, तो शायाबाद के 4 स्तंभों में से एक है। प्रसाद के बाद दूसरे नंबर पर इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, निराला जी का, तीसरे पर पंत जी और चौथे पर महादेव वर्मा जी। तो बाबू श्याम सुंदर दास क्या लिखते हैं इनकी जन्मतिथि के बारे में कि माघ शुक्ल 11 संवत माफ़ करिएगा, हाँ 1953 जो संवत के हिसाब से उन्होंने जन्म काल बताया है। इसमें से आप 57 घटा दें तो आपको यही संख्या मिलेगी, 1896 ही। ठीक है साथियों, तो ये भी आपने याद रखना है कि श्याम सुंदर दास ने भी इनका जो जन्म है वो 1896 ईस्वी ही माना है। ठीक है, 1896 ईस्वी ही माना है और संवत काल के हिसाब से 1953। डॉक्टर बच्चन सिंह, इसके बारे में तो आप तो जानते ही होंगे साथियों इनके बारे में। ठीक है, तो ये भी बसंत पंचमी संवत 1953 ईस्वी को ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मानते हैं। माफ़ करिएगा, ईस्वी नहीं, संवत। ठीक है, संवत। तो इसमें से अगर आप 57 घटा दीजिए तो आपको यही संख्या मिलेगी। तो बच्चन सिंह भी यही तिथि मानते हैं, श्याम सुंदर दास भी। ठीक है, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी साथियों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म फरवरी 1896 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर नामक जिले में बसंत पंचमी के शुभ दिन को हुआ। जी, हमने पढ़ लिया। अभी इसके संबंध में और भी जानकारियाँ साथ आपको बता देता हूँ कि 1897 ईस्वी भी मानते हैं कई विद्वान। ठीक है, उनका जन्म कहीं कहीं आपको देव देवी देखने को मिल जाएगा कि 1897 उनका जन्म काल माना गया है। ठीक है, आपकी जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद है। निराला जी के कहानी संग्रह लिली, क्या है नाम कहानी संग्रह का, लिली, में उनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। तो ये ज़्यादातर संगत देखने को मिल जाता है, तो अधिकतर स्थानों पर यही देखने को मिलेगा। और कहानी संग्रह लिली के बारे में आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसी के आधार पर 21 फरवरी 1899 जन्म काल उनका माना जाता है। और मृत्यु इनकी हुई 1961 ईस्वी, 1961, ये भी आप याद रखिएगा। पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी, जे किसी राजा के अधीन फौज में थे। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम है जी मनोरमा देवी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। पुत्री युवावस्था में ही इसका निधन हो गया था, सरोज, जिसके आधार पर सरोज स्मृति की गणना की। ठीक है, निराला जी ने। और बचपन का नाम सूर्य कुमार था, और क्यों था ये भी आपको मैंने बताया अभी। और जिस फिलोसफी से जो ज़्यादा प्रभावित थे, जो दर्शन इनमें ज़्यादा झलकता था, उसका नाम था अद्वैतवाद। ठीक है साथियों, ये भी आपने लिख लेना है। तो साथियों, अभी हम उनके काव्य संग्रह पढ़ने वाले हैं, और इनमें से कुछ काव्य संग्रह एक समय में प्रकाशित हुए और कुछ काव्य संग्रह, वही काव्य संग्रह एक समय में जो प्रकाशित हुए वो दोबारा किसी अन्य समय में भी प्रकाशित हुए, दूसरे संस्करण के रूप में, मतलब जो कुछ और कविताएं जोड़ी गई उनमें। तो वो हम बाद में बताते हैं। पहला जो माफ़ करें काव्य संग्रह उनका माना जाता है 1923 ईस्वी में जो आया, अनामिका। लिख लीजिए, रट लीजिए, उनका पहला काव्य संग्रह है जय। इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं वो हम बाद में बताएंगे, फेमस हैं जो कविताएं। ठीक है, तो ये आप पहले लिख लीजिए, अनामिका उनका पहला काव्य संग्रह है। दूसरा है 1930, साथियों बहुत बार पूछा गया है। परिमल में जो विशेष रूप से कविताएं दर्ज हैं, ये भी पूछा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष, इस पर तो साथियों हम शायाबाद में तो प्रश्न भी बनाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और गीतिका इनका तीसरा काव्य संग्रह माना जाता है 1936 ईस्वी में। और चौथा काव्य संग्रह 1938 ईस्वी में आया इनका। ठीक है, और इसके आगे जो काव्य संग्रह आया था
1943 ईस्वी में, ठीक है। अणिमा ये भी आप लिख लीजिए। साथियों कुक्कुरमता, ठीक है, तो इसमें 7 कविताएं हैं कुक्कुरमता को मिलाकर। साथियों एक बात आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं आपको इसका प्रकाशन वर्ष 1941 में मिलेगा देखने को, वो भी बिल्कुल सही है। अगर हम स्वतंत्र रूप से इस कविता का प्रकाशन देखें तो कब है, 1941। साथियों लिख लेना है आपने ये, ठीक है। तो साथियों इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सुनिएगा। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है कुक्कुरमता, मैं अभी विशेष रूप से आपके लिए बता रहा हूँ जी, ठीक है। कुक्कुरमता मैंने बताई ना कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई का एक काव्य संग्रह के रूप में, लेकिन जब स्वतंत्र रूप से ये लिखी गई तो आपको बता दूं कि 3 अप्रैल 1941 ईस्वी को उन्होंने ये लिखा इसे, ठीक है। और पहली बार प्रकाशित हुई ये हंस एक पत्रिका थी जो कि प्रेमचंद ने चलाई थी, ठीक है, मई 1941 ईस्वी में। मतलब अप्रैल के 1 महीने बाद ही मई चढ़ जाता है, ठीक है। तो मई 1941 के अंक में छपी थी ये रचना स्वतंत्र रूप से। जब एक कविता, जो लंबी कविता साथियों उनकी, ठीक है, 1941 ईस्वी में छपी थी। मैं क्या पीछे बता रहा हूँ, 1948 में जब इसे काव्य संग्रह का रूप दे दिया गया, इसमें और 6-7 कविताएं जोड़ी गई, तब ये काव्य संग्रह बन गया और तब प्रकाशित हुई है 1948 में। यही तो साथियों बात होती है। तो ये तो काफ़ी बार यूजी नेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि इनका स्वतंत्र रूप से जब इस कविता को लिखा गया कब प्रकाशित हुई, मई 1941 में। हंस किस पत्रिका में, हंस पत्रिका में। साथियों बार बार बोल रहा हूँ, ये बात आपने लिख लेनी है। और पूर्ण रूप से काव्य संग्रह में कब इसको बदला गया, कब इसका संशोधन हुआ, कब प्रकाशित हुआ, 1948 ईस्वी में। एक और जानकारी बाद में, मतलब जब मई 1941 ईस्वी में छपी जे, तो बाद में तरुण मासिक में इलाहाबाद से जुलाई 1941 में भी छपी। मतलब हंस पत्रिका में भी छपी 1941 में, मई 1941 में। और तरुण पत्रिका जो थी, मासिक पत्रिका है, उन इलाहाबाद से छपती थी। जे आपको बता दूं इसमें जुलाई 1941 में छपी। जे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हंस वाला आप ज़्यादा कर लीजिएगा। और पूर्ण रूप से कब ये संशोधन रूप से प्रस्तुत हुई पूरी दुनिया के सामने, तो 1948 ईस्वी में ये काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित की गई, ठीक है साथियों। ये भी आपको जानकारी देनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, ठीक है। तो साथियों आप लिख लीजिए इसको कि जब ये काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई तो 1948 ईस्वी में, इसमें और 6 कविताएं जोड़ी गई थी, ठीक है। अभी हम ऊपर पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। नए पत्ते इनका कहानी, माफ़ करेगा बार बार कहानी निकल रहा है मुँह से, काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह नए पत्ते 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। बेला 1946 ईस्वी में जब ये काव्य संग्रह है इनका, ठीक है साथियों। अर्चना, ठीक है, अर्चना 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये भी आप लिख लीजिए। अर्चना के बाद फिर आराधना आया, वो 1953 ईस्वी में। तो अर्चना को भी लिख लीजिए, आराधना को भी लिख लीजिए, ठीक है साथियों। फिर आता है गीत गुंज, ठीक है, गीत गुंज भी कहीं कहीं लिखा होगा, गीत गुंज है ऐसे है, ठीक है, 1954 ईस्वी में, ठीक है, 1954 में प्रकाशित हुई। और ये अभी जो कविताएं हैं साथियों, जे वाली कविताएं इनकी आज एक कहानी, मतलब माफ़ करेगा काव्य संग्रह नहीं है, राम की शक्ति पूजा, जो एक स्वतंत्र रूप से कहूँ तो एक लंबी कविता है जो कि प्रकाशित हुई थी 1926 ईस्वी में। ये भी आप लिख लीजिए, माफ़ करिएगा शायद मैंने 1926 बोल दिया, 36 ईस्वी, ठीक है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साथियों एक और लंबी कविता इनकी मिलती है, ठीक है, सरोज स्मृति। ये बाद में बताता हूँ कि ये किस काव्य संग्रह में इसको रखा गया है। तो सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये चतुरी चुमार, ये एक इनका कहानी संग्रह है, इसको आप जहाँ पर मत लिखिएगा, ठीक है, इसको नहीं लिखना है। राग विराग, ये भी एक इनका काव्य संग्रह है जो समय समय पर प्रकाशित होता रहा, इसलिए जहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष नहीं लिखा गया है। गरम पकौड़ी, ये एक छोटी सी कविता है इनकी, रानी और कहानी, ये भी एक कविता है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रकाशन वर्ष जिनके नीचे लिखा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। कुछ उनके काव्य संग्रह 2 बार प्रकाशित हुए, जैसे कि अनामिका उनका पहला काव्य संग्रह है, पहली बार 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जब दूसरी बार जब प्रकाशित हुआ तो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मतलब 1938 तक जो उन्होंने कविताएं लिखी, और भी 1923 से लेकर 1938 तक उसको इसमें स्थान दिया गया। उनका अगला एक कहानी, माफ़ करिएगा, काव्य संग्रह और है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, गीत गुंज। इसका द्वितीय संस्करण अर्थात संस्मरणा लिख दिया, जहाँ पर संस्करण आना था, ठीक है,
तो गीत गुंज जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है साथियों, और जानकारी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जी, बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ साथियों मैं। ठीक है, तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है, ये आपने याद कर लेना है। और अंतिम काव्य संग्रह उनका कौन सा है? सांध्य काकली। अनामिका जो प्रथम काव्य संग्रह है 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अंतिम काव्य संग्रह उनका माना जाता है 1969 में जो प्रकाशित हुआ सांध्य काकली। माना जाता है कि उनके मरणोपरांत ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है साथियों, परिमल उनका दूसरा काव्य संग्रह था जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इसमें जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो आप लिख लीजिए। ठीक है, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उसको आप लिख लीजिए। जूही की कली, माना जाता है कि जे 1916 ईस्वी में इसको लिखा था इसने। ठीक है, इसने मतलब उसने, उन्होंने, माफ़ करिएगा, उन्होंने बोलना है हमने। ठीक है, तो 1916 ईस्वी में इस कविता को लिखा था। माना जाता है कि शायाबाद की ये इनकी पहली कविता थी। ठीक है साथियों, परिमल काव्य संग्रह में और जो प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं उसको पढ़ लेते हैं। दूसरे नंबर पर हम रखेंगे संध्या सुंदरी। तीसरे में बादल राग, ये तो यूजीसी नेट की परीक्षा में भी लगी भी हुई है मेरे ख्याल कविता, बादल राग। आगे है विधवा, भिक्षुक, दीन, बहु, अधिभास और पंचवटी प्रवास। तो साथियों 9 कविताएं जो हैं इसमें प्रसिद्ध रूप से आपको बताऊं कि जो प्रसिद्ध रचना कविताएं हैं वो इस काव्य संग्रह में देखने को मिल जाती हैं। क्या है नाम काव्य संग्रह का? परिमल। लिख लीजिए, इसको याद कर लेना है कि इसमें ये वाली कविताएं हैं। तो साथियों तुलसीदास, जो तुलसीदास लिखा हुआ 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एक खंड काव्य है। तुलसीदास के जीवन के ऊपर लिखा गया खंड काव्य। साथियों उन्होंने काव्य भी लिखे, प्रबंध काव्य जिसे बोला जाता है। इसके 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इसमें कवि ने गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा की गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। इसमें तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए उसके पीहर चले जाने एवं पत्नी द्वारा फटकार लगाए जाने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर राम की उपासना में लीन होने की घटना का वर्णन है। ये तो प्रसिद्ध आपने पढ़ा होगा जब भी आप गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से वो अपनी बीवी से अनुरक्त था, है ना, आसक्त रहता था उसके प्रति। लेकिन जब उसकी पत्नी ने फटकार लगाई रत्नावली ने, तो फिर वो राम भक्ति की ओर उन्मुख हो गया। ठीक है, ये जानकारी भी हमने आपको दी। इस रचना के लेखन के कारण यह माना जाता है कि तुलसीदास को अपना सर्वप्रिय कवि मानते हैं। मतलब तुलसीदास को हो सकता है कि निराला जी अपना सर्वप्रिय कवि मानते हों। अगली जो काव्य कृति साथी जो एक लंबी कविता है सरोज समृति। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई 1935 ईस्वी में। जो एक शोक गीत है। ठीक है, करुणा जिसमें बहुत भारी, अभी पुत्री की उम्र ही क्या थी, 18 वर्ष की पुत्री थी, बहुत लाड़ प्यार किया करते थे, उनकी मृत्यु हो गई। अभी उसको समर्पित करने के लिए ये कविता लिखी थी, जिसमें कवि ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुणा स्मृति को प्रस्तुत किया है इसमें। इसे हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक शोक गीत, सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? तो वो सरोज स्मृति है। ठीक है, इसमें वात्सल्य करुण दोनों रसों का अद्भुत सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। अभी हम राम शक्ति पूजा जो उनकी एक लंबी कविता है, यह भी, इसको भी हम आपको समझाएंगे। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, यदि आपने MA करी होगी हिंदी की तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, मेरे ख्याल से पहले या दूसरे सेमेस्टर में ही आधुनिक हिंदी काव्य में ये लगी हुई है। ठीक है, तो साथियों ये बता देते हैं कि यह एक लघु प्रबंधात्मक काव्य है, जिसको हम खंड काव्य भी बोल सकते हैं, लघु खंड काव्य। हालांकि खंड काव्य की भी एक सीमा होती है कि वो 8 सर्गों से अधिक बड़ी ना हो। इसको हम लघु प्रबंध काव्य बोल सकते हैं, ना कि खंड काव्य। सिर्फ एक मान सकते हैं कि एक प्रबंध काव्य की जो रूपरेखा होती है उसके अनुसार लिखी गई कविता है जी। ठीक है, 1936 ईस्वी साथियों लिख लेना है। स्वतंत्र रूप से कब प्रकाशित हुई? 1936 ईस्वी, जिसमें निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ है। इस रचना पर कृतिवास रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो साथियों ये तो प्रश्न बन गया। ठीक है, ये तो प्रश्न ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा जो कविता है, लंबी कविता है निराला जी की, वो उस रचना पर किस रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है? तो कृतिवास रामायण। ठीक है, कृतिवास रामायण यह शक्ति काव्य जिजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता है। ठीक है,
आगे साथियों जहाँ पर लिखा गया है कुक्कुरमता के बारे में, इसकी भी विशेषता हम बता देते हैं, लेकिन माफ़ करेगा 1941 आना है जहाँ पर, जिसको काट दीजिए 1941 लिखना है, ठीक है आपने। तो ये भी एक जानकारी। तो इसमें कवि ने पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया है। पूंजीवादी जानते हैं ना साथियों, तो प्रगतिवाद जिस दौर में जो लिखी गई साथियों कविता, उसमें प्रगतिवाद तो चल रहा था, ठीक है। 1936 से लेकर 1943 तक क्या चला, प्रगतिवादी तो था। और 1941 में हंस पत्रिका में ये पत्रिका प्रकाशित हुई मई 1941 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से, लेकिन बाद में 1948 में इसको एक काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया। इसमें और भी बहुत सारी कविताएं रखी गई थी, ठीक है। तो पूंजीवादियों पर व्यंग्य किया, तीखा व्यंग्य था। और इसमें कवि ने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं करके उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों की प्रचुरता से प्रयोग किया है। इसमें कवि ने सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवानों की घोर निंदा की है। अभी सर्वहारा जो मजदूर वर्ग है उसकी बात की गई है कि किस प्रकार से धनवान अर्थात पूंजीवादी लोग जो हैं वो उनका शोषण करते हैं, उनको उनकी कमाई के पूरे पैसे नहीं देते हैं, अलग अलग बहानों के ज़रिए उनसे काम तो निकलवा देते हैं, लेकिन उनके लिए काम कुछ भी नहीं करते हैं, वो सुविधा वाला, ठीक है साथियों। 1943 ईस्वी में अणिमा आया था, हमने पीछे ही आपको पढ़ाया। 1943 ईस्वी में कौन सी काव्य कृति आई, काव्य संग्रह आया, अणिमा। इसमें कुछ कविताएं हैं उनकी प्रसिद्ध, वो भी हम बताएंगे। तो भक्ति प्रधान, आपको बता दूं साथियों कि 3 प्रकार के गीत इसमें मिलते हैं। कौन कौन से, जे इसमें आपको बता दूं कि गीतों की माला भी है, मतलब गीतों की माला, बहुत सारे गीत जो है इसमें रखे गए हैं अणिमा काव्य संग्रह में। 1943 याद कर लीजिएगा प्रकाशन वर्ष। और 3 प्रकार के गीत जो है इसमें संग्रहित हैं। पहला भक्ति प्रधान, दूसरा है विषाद मूलक, ठीक है, मतलब दुख दर्द से संबंधित, तीसरा है विचार परक, जब विचार मूलक भी बोल सकते हैं, विचार से संबंधित। तो 3 प्रकार के गीत इसमें मिलते हैं। जो प्रश्न बनता है उसमें उन्होंने वो पूछ सकते हैं कि कौन सा किस प्रकार के गीत जो है अणिमा काव्य संग्रह में नहीं है, एक नहीं होगा और 3 तो जे होंगे ही, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए साथियों तीनों के नाम। और भी इसके बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इसमें कवि का दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी और शैली अधिक सरल है, ठीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से ये कविता संग्रह लिखा है उन्होंने। तो साथियों अणिमा जो इनका काव्य संग्रह है, इसमें 44 रचनाएं हैं, मतलब कविताएं हैं, जिसमें कुछ गीत शामिल हैं, कुछ गज़लें भी हैं इसमें। और हमने 3 प्रकार के गीत जो है आपको बता दिए थे पीछे ही, ठीक है। तो आध्यात्मिक, आत्म साक्षात्कार, महापुरुष संबंधी गीत भी मिलते हैं। हालांकि वो 3 मुख्य जो गीत हैं वो तो आपने लिखने ही हैं। और किस देश संबंधित हैं, वो आध्यात्मिक भी हैं, आत्म साक्षात्कार भी हैं, अपने आप से भी संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं, महापुरुषों से संबंधित हैं। सड़क किनारे दुकान है में सरल प्रकृति चित्रण के दर्शन होते हैं। तो चूँकि यह दाना है में व्यंग्य का सहज भाषा में प्रयोग परिलक्षित होता है। सहस्त्राब्दी में भारत के स्वर्णिम अतीत के सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ इसको आपने याद कर लेना है, इसमें जो जो बातें लिखी हैं। तो साथियों नए पत्ते, इसके बारे में बता देता हूँ। नए पत्ते काव्य संग्रह जो है उनका 1946 ईस्वी में आया था। इसमें 7 व्यंग्य प्रधान कविताएं हैं, ठीक है भैया, ये भी आप लिख लीजिए। और व्यंग्य प्रधान क्या होता है, जिसमें व्यंग्य किया गया होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि घुमा फिरा कर कान पकड़ना। आपको यही बता देते हैं कि इसमें उस वक्त के जो सूदखोर हुआ करते थे, सूदखोर मतलब पूंजीपति लोग जो कि रकम देते थे गरीब लोगों को, और बड़ा भारी रूप से वो ब्याज जो है वो लिया करते थे मूल रकम का, उनके ऊपर गहरा व्यंग्य किया गया है, महाजनों के ऊपर और पुरातन रूढ़ियों के ऊपर, ठीक है। तो इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं, जो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक होने वाली हैं। ये हिंदी कविता के छंदों की परिधि, ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं। अभी और जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, प्रश्न बनता है जब पेपर में, कौन थे भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसीलिए इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। एक बात और आपने नोट कर लेनी है, वो क्या है कि मुक्तक छंद को केंचुआ और रबर छंद भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बनता है। तो आपको बता दूं कि इन्होंने
छायावाद, प्रगतिवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी इनको कहा जाता है। तो इनको छायावाद, प्रगतिवाद, इन तीन आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है। अभी बोलेंगे जहाँ पर तो तीन बताए गए हैं, तो साथियों आप इसमें एक और शब्द जोड़ लीजिए, वो है प्रयोगवाद। ठीक है, तो प्रयोगवाद छायावाद से संबंधित था, तो प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक भी माने जाते हैं। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि द्विवेदी काल के कवियों ने तो इनको बिल्कुल ही नकार दिया था। ओके, तो छायावाद के ये रुद्र भी माने जाते हैं। अभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि छायावाद के ब्रह्मा कौन माने जाते हैं। रुद्र मतलब महेश। तो छायावाद के ब्रह्मा कौन माने जाते हैं, ये मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो छायावाद के रुद्र जो है निराला जी को माना जाता है। अभी साथियों रामविलास शर्मा ने तो इनके ऊपर 3 खंडों में एक पुस्तक भी लिखी है, निराला की साहित्य साधना, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, रामविलास शर्मा याद कर लीजिएगा। तो इनका विचार भी प्रस्तुत है। तो रामविलास शर्मा क्या मानते हैं इनको कि ओज और औदात्य का कवि। क्या मानते हैं? ओज और औदात्य का कवि। तो साथियों और जानकारी भी आपके लिए बिल्कुल शिक्षित में जानकारी है जी। जे विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, आगे पढ़ना जा रहा हूँ मैं। इन्होंने मतवाला एवं समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन भी किया। एक और पत्र जो था, जहाँ पर नहीं लिखा सुधा। ठीक है, सुधा का भी इन्होंने कुछ समय तक प्रकाशन किया है। मतवाला, समन्वय और सुधा, ये आप लिख लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक वो जानकारी जो इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी काल के कवियों ने इनको सर्वाधिक द्विवेदी काल के कवियों में इनका सर्वाधिक विरोध हुआ। ठीक है, तो इनको विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी विचारधारा से इनके विचार मेल नहीं खाते थे। तो ये तो रही जानकारी इनके संबंध में। ये जानकारी किसी और के बारे में है, तो ये जानकारी रहने देते हैं। साथियों ये जानकारी भी निराला जी से ही संबंधित हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेख एक है भावों की भिड़ंत। यह लेख बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादित प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। अभी खुद वो बंगाल से तो थे निराला जी। ठीक है, तो उन पर तो रविंद्रनाथ जी की रचनाओं का प्रभाव तो देखने को पड़ना ही था। तो ठाकुर की कविताओं की नकल कह दिया है किसमें? ये प्रश्न साथियों बन सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पढ़ के बोल रहा हूँ कि प्रभा में जो प्रभा पत्रिका है, ठीक है, इसमें जो भावों की भिड़ंत नामक एक लेख छपा, इसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि निराला की जो रचनाएं हैं वो ठाकुर जी मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है निराला जी की कविताएं। जब ये पढ़ा लोगों ने, तो इस लेख ने उस वक्त के तत्कालीन साहित्य में बहुत बड़ी हलचल मचा दी थी। ठीक है, लोग मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये भी कभी नकल कर सकते हैं। तो रविवार को जन्म लेने के कारण सर्वप्रथम इनको मूल नाम सूर्य कुमार भी रखा गया इनका, जिसे सन 1917 और 18 में बदलकर इन्होंने सूर्यकांत रख लिया था। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए कि कब उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सूर्यकांत अपना नाम किया सूर्य कुमार से, तो 1917-18 में। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमने पूछा था एक प्रश्न में अपने एक MCQs में। निराला ने अपने परिमल, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह है, इसमें निराला जी ने परिमल की भूमिका में क्या लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य के मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंद के शासन से अलग हो जाना। ठीक है, तो यही कारण है कि मुक्तक छंद इन्होंने अपनाया था। ये इनका विचार मुक्तक छंद के बारे में। और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं। निराला ने कवित जो छंद है, इसको हिंदी का जातीय छंद भी कहा। निराला को ओज और औदात्य का कवि माना जाता है। किसने माना है? रामविलास शर्मा ने। इनकी तुलना अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन से की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है साथियों कि किससे तुलना की जाती है? वॉल्ट व्हिटमैन से की जाती है, जो कि अमेरिका के कवि। तो निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है।
और एक और जानकारी कि नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी निराला को शताब्दी का कवि मान चुके हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी तो हिंदी साहित्य के एक आलोचक हैं, बहुत ही सुविख्यात, ठीक है। इनका विचार भी लेना जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण था। तो साथियों एक और जानकारी आपको हम दे देते हैं, लगे हाथ वीडियो पूरा ही कर देते हैं, नहीं तो हम दो भाग में इसको विभाजित करते। तो 1946 ईस्वी, ठीक है, 1946 ईस्वी में बेला काव्य संग्रह आया और इसमें क्या था, इसमें 94 गीत संकलित किए गए हैं। इसमें गीत भी हैं, गज़लें भी हैं। पाठकों को हिंदी का मार्जित करने और उनमें खड़ी बोली के गीतों को खुलकर गाने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए निराला ने जहाँ पर आना है, निराला ने इन गीतों की रचना की थी। गज़लों की सृष्टि उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी लोगों द्वारा फेंकी गई चुनौती के फलस्वरूप की है। इन गज़लों में फारसी के छंद शास्त्र का निर्वाह किया गया है। हास्य व्यंग संबंधी भेद कुछ खुल जाए वह सूरत हमारी दिल में, जो एक कविता है, इसमें गीत है, हास्य व्यंग संबंधी भेद खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में, जैसे गज़लें, ठीक है, गज़ल है जे, गज़ल का गीत, और प्राप्त सफल रही जे वाली रचनाएं उनकी, ठीक है। तो नए पत्ते के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो बात आपको ज़रूरी लगी इम्पोर्टेंट बतानी हमें, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें राष्ट्र प्रेम से संबंधित गीत भी हैं, रहस्यवाद से संबंधित भी और यथार्थवादी दृष्टिकोण से संबंधित भी हैं। और बेला की जो भाषा है, बेला काव्य संग्रह की, वो उर्दू मिश्रित साधारण खड़ी बोली है। साथियों अर्चना काव्य संग्रह उनका आया था 1950 में। इसमें क्या है, अर्चना में सामाजिक, आध्यात्मिक, श्रृंगारिक, प्राकृतिक और आत्मपरक गीत हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से हैं, धूरित धूर करो नाथ जिधर देखिए इमाम बिराजे, भक्तिपरक गीत हैं। तो इसमें ज़्यादातर आध्यात्मिक, श्रृंगारिक, प्राकृतिक सब प्रकार के गीत देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। साथियों हमने बोला कि अनामिका निराला का पहला काव्य संग्रह है, ठीक है, जो कि 1923 ईस्वी में आया। हमने कहा था कि इसमें जो प्रसिद्ध कहानी, माफ़ करिएगा, काव्य कृतियाँ हैं, मतलब कविताएं हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो आपको बता देते हैं कि ये एक मैच्योर, उनकी परिपक्व, प्रौढ़ काव्य कृति मानी जाती हैं। तो इसमें जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो है सेवा प्रारंभ, दान, मित्र के प्रति, बनवेला, दिल्ली कविता जो है वो अनामिका में है, खंडहर के प्रति, ठीक है। तो ये कविताएं जो इसमें ही रखी गई हैं, ठीक है। तो साथियों यह भी आपको बता देते हैं कि राम की शक्ति पूजा, ठीक है, जो एक स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई थी, लेकिन 1938 में जब इसको दूसरी बार प्रकाशित किया अनामिका को, तो राम की शक्ति पूजा जो इनकी लंबी कविता है निराला जी को, उसको भी इस काव्य कृति में स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त नरगिस उत्साह, इस कविता को भी, सरोज स्मृति, ठीक है, जो एक करुणा शोक गीत है जो अपनी पुत्री के लिए जो लिखा था, इसका प्रकाशन स्वतंत्र रूप से हुआ 1935 में, ठीक है। तो जब अनामिका का 1938 ईस्वी में द्वारा प्रकाशन हुआ, तो इस काव्य कृति मतलब सरोज स्मृति को भी इसमें स्थान दिया गया था। इसके अलावा प्रेयसी, रेखा, प्रेम के प्रति में सौंदर्य का चित्रण देखने को मिल जाता है। ये रचनाएं भी इसमें देखने को मिल जाती हैं। अनामिका जो कि उनका पहला काव्य संग्रह है, और जो दूसरी बार इनका संस्करण हुआ, इसका प्रकाशन हुआ, तो इसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं को भी इसमें ही रखा गया है। मैंने बोला था ना कि ये बताएंगे, लेकिन राम की शक्ति पूजा को राग विराग, एक काव्य संग्रह जो अलग से प्रकाशित हुआ समय समय पर, उसमें भी रखा गया है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है राग विराग, आप याद रखिएगा कि राम की शक्ति पूजा अनामिका नामक काव्य संग्रह में भी है। साथियों उनका एक काव्य संग्रह है 1936 में आया था, गीतिका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 गीत संकलित हैं। कितने हैं? 100। तो ये भी आप याद कर लीजिए, जिसमें गीतों में सबसे इम्पोर्टेंट वरदे वीणा वादनी वरदे, ये तो है ना, कविता तो काफ़ी बार परीक्षा में लगी हुई है। भारती जय विजय करे, ये राष्ट्रीय गीत हैं, ठीक है। और जो दोनों ही वरदे वीणा वादनी वरदे और भारती जय विजय करे, तो इसमें गीतिका में ही स्थान दिया गया है। 100 गीत हैं इसमें। और जो प्रसिद्ध गीत हैं वो भी देख लेते हैं। कौन तुम के पार, ठीक है, कौन तम के पार, अंधेरे के पार, जग का एक देख तार, आदि दार्शनिक मुझे स्नेह क्या मिल गया, दार्शनिक मुझे स्नेह क्या मिल गया, ये भी एक गीत है जो इसमें है। अरे कुछ ना हुआ तो क्या,
आदि आत्मनिवेदन से संबंधित गीत हैं। और भी बहुत सारे गीत इसमें हैं। स्पर्श से लाज लगी प्रिया, जामनी जागी, सखी बसंत आया। ठीक है, तो ये गीत भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए। तो साथियों, निराला जी के संबंध में जो जानकारी इम्पोर्टेंट थी उनके काव्य संग्रह के बारे में, हालांकि हमने आगे पीछे कर दिए। उनके कुछ काव्य संग्रह जो बाद में प्रकाशित हुए उनको पहले बता दिए, जो पहले प्रकाशित हुए बाद में। तो आपने अच्छी तरह से लिख लेना है, फिर उसको सिस्टमेटिकली लिख लेना है। साथियों, जो जानकारी इधर उधर पकड़ी है मैंने, मतलब इधर उधर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देने वाला उनका सिस्टमेटिकली रूप से काव्य संग्रह मिलते हैं। ठीक है, तो लेकिन जानकारी बिल्कुल पुख्ता आपको मैंने दी है, बिल्कुल सही जानकारी, और उतनी ही दी जितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि निराला के बारे में अगर हम वीडियो बनाना शुरू कर देते तो 9-10 पार्ट बन जाते, और मुझे लगता है कि एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ आपके सामने रखी हैं। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हम किसी और वीडियो में ज़रूर लाएँगे। ठीक है, उनकी काव्य कृतियाँ जो रचनाएँ हैं, कविताएँ हैं छोटी छोटी उनकी। ठीक है, प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे, और कुछ प्रश्न हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।